नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज की हमारी कहानी है संदीप की, जो बिहार के एक छोटे कस्बे भागलपुर का रहने वाला है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी भाईचारा बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। रात का समय था। दिसंबर की ठंडी हवा भागलपुर शहर की गलियों से होकर गुजर रही थी। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी, जैसे पूरा कस्बा किसी सफेद चादर में लिपटा हो। सड़क पर कभी कभी ही कोई मोटरसाइकिल या बैलगाड़ी गुजरती और फिर सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि दूर कहीं से कुत्तों का भौंकना भी डरावना लगता। इसी कस्बे में रहता था संदीप। उम्र करीब 27 साल, कद लंबा, चेहरा साधारण, लेकिन आंखों में हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ झलकता था। संदीप की जिंदगी आसान नहीं थी। पिता का देहांत तब हो गया था जब वह कॉलेज में था। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गिरी थी। बूढ़ी माँ और छोटी बहन रीना। दिन में वह प्राइवेट कंपनी में अकाउंट का काम करता और शाम को मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता ताकि घर का खर्च चल सके। थका हुआ चेहरा, लेकिन फिर भी मुस्कुराहट देने की आदत, यही था संदीप। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी अजीब घटनाओं से घिर गई थी। कभी बहन अचानक बीमार पड़ जाती, कभी नौकरी में परेशानी, कभी घर में अजीब आवाजें। हर रोज कोई ना कोई मुसीबत। शुरू में उसने सोचा ये तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं बढ़ीं, उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या सचमुच ऊपर कोई भगवान है? अगर है तो मुझे ही क्यों इतना कष्ट मिल रहा है? धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। उस दिन शाम को ट्यूशन से लौटते वक्त संदीप ने वही किया जो वह अक्सर करता था। उसके पास घर जाने के लिए दो रास्ते थे। एक मुख्य सड़क शहर के बीचों बीच से होकर जाती थी। रोशनी और भीड़-भाड़ वाला रास्ता, लेकिन लंबा। दो झील वाला रास्ता, छोटा लेकिन सुनसान। इस रास्ते पर एक पुराना मंदिर था और उसके आगे एक रहस्यमयी झील। गांव वाले हमेशा कहते थे, बेटा उस रास्ते पर मत जाना, रात के समय वो झील अच्छी जगह नहीं है। बुजुर्ग कहते थे कि उस झील पर श्राप है। कई साल पहले वहां एक औरत की हत्या हुई थी। उसका शव उसी झील में फेंका गया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। लेकिन संदीप इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। वह हंसकर कह देता, अगर आत्माएं होती तो अब तक सबको दिख चुकी होती। ये सब डराने के लिए पुरानी कहानियां हैं। वह छोटा रास्ता चुनता क्योंकि उसे आधा घंटा बच जाता था। उस रात धुंध थोड़ी ज्यादा थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइटें भी टिमटिमा रही थीं, जैसे किसी भी पल बुझ जाएंगी। झील तक जाते हुए घने पेड़ थे और ठंडी हवा शाखों को हिलाकर सरसराहट पैदा कर रही थी। संदीप ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, कितना शांत माहौल है। लोग यूं ही डरते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट पड़ी, जैसे कोई बहुत पास से उसका नाम पुकार रहा हो। संदीप, संदीप। वह चौंक कर रुका, चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान, झील का पानी स्थिर, पेड़ों पर सिर्फ धुंध की परत। कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद थकान है, दिमाग भ्रम कर रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी घर करने लगी। यह तो बस शुरुआत थी।
संदीप को अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक यात्रा की शुरुआत बनने वाली है। संदीप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। झील के किनारे आते ही वातावरण और भी अजीब हो गया। ठंडी हवा अब सीधे हड्डियों तक चुभने लगी थी। पेड़ों की परछाइयां धुंध में लंबी होकर ऐसे फैल रही थीं, मानो काले भूत उसके चारों ओर नाच रहे हों। झील बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि उसमें आसमान की धुंधली परछाई साफ दिख रही थी। लेकिन उस सन्नाटे में भी संदीप को ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कोई हलचल है, मानो कोई छुपा हुआ जीव उसकी ओर देख रहा हो। अचानक पानी की सतह पर लहरें बनने लगीं, बिना हवा, बिना किसी पत्थर के गिरने के, अपने आप। संदीप के कदम ठिठक गए। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बुदबुदाया, यह तो मछलियां होंगी, हां यही होगा। लेकिन तभी उसने सुना, संदीप, वही आवाज, इस बार और साफ और पास। उसका पूरा शरीर जैसे जम सा गया। वह पीछे पलटा, खाली सड़क, आगे झील, बाएं दाएं सिर्फ पेड़। कौन है? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ झील से आती ठंडी हवा और सरसराहट। वह तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन मुश्किल यह थी कि धुंध और गाढ़ी होती जा रही थी। अब सड़क दिखाई देना मुश्किल था। वह सोच ही रहा था कि शायद अब मुख्य सड़क पकड़ लेनी चाहिए कि तभी झील के दूसरे किनारे पर उसे एक आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, लंबे खुले बाल जो हवा में नहीं बल्कि पानी की लहरों की तरह हिल रहे थे। वह स्थिर खड़ी थी, पर उसकी आंखें सीधे संदीप पर टिकी हुई थीं। संदीप की सांसें अटक गईं। उसने अपनी आंखें मली। नहीं, यह भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वह औरत अब झील के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। पानी उसके पैरों तक था, लेकिन वह डूबी नहीं थी। वह धीरे धीरे संदीप की ओर बढ़ रही थी। पानी में चलते हुए भी उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। संदीप अब पूरी तरह डर गया। उसने खुद से कहा, मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। वह भागने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बल्कि सिर्फ काली स्क्रीन और उस पर वही चेहरा, सफेद साड़ी वाली औरत। उसके होंठ हिल रहे थे। फोन के स्पीकर से वही आवाज आई, संदीप, मुझे मुक्ति दिलाओ। फोन उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरते ही बंद हो गया। संदीप की हालत खराब थी। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन डर के बावजूद उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, ये औरत आखिर है कौन और मुझे ही क्यों पुकार रही है? उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब झील के किनारे पहुंच चुकी थी। उसके पैर पानी से बाहर थे, लेकिन कोई गीलापन नहीं। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। चेहरे पर गुस्सा, दर्द और करुणा तीनों का मिला जुला भाव। संदीप की चीख गले में ही अटक गई। वह पूरी ताकत से भागा, बिना पीछे देखे। उस रात संदीप किसी तरह घर पहुंचा। दरवाजा बंद करके सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन उसका दिमाग लगातार उसी औरत की आंखों में अटका हुआ था। वह सोच रहा था, क्या सचमुच आत्माएं होती हैं? और अगर होती हैं, तो वह औरत आखिर मुझसे क्यों मदद मांग रही है? उस रात नींद संदीप की आंखों से कोसों दूर थी। वह करवटें बदलता रहा, पर हर बार आंखें बंद करते ही उसे वही चेहरा दिखता। लाल आंखें, गीले बाल और दर्द से भरा हुआ चेहरा। सुबह जब सूरज निकला तो घर में उसकी मां पूजा कर रही थी। अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन संदीप को उससे कोई शांति नहीं मिली। वह चुपचाप बैठा रहा, चेहरा थका हुआ और आंखों के नीचे काले घेरे। मां ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना?
संदीप ने सिर हिलाया, लेकिन झूठ उसके गले में अटक गया। मैं ठीक हूं मां, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन रीना, जो सब समझ जाती थी, उसने छेड़ते हुए कहा, भैया कहीं आप भी तो भूत प्रेत से नहीं डर गए? संदीप का दिल धक से रह गया। उसने बहन को घूरा। क्यों? रीना हंसते हुए बोली, कल रात फिर तुम झील वाले रास्ते से आए थे ना? मोहल्ले वाले कहते हैं वहां भूत है। हो सकता है वही तुम्हें सताने आ गया हो। संदीप ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां से उठ गया। दफ्तर में भी वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। हर समय वही आवाज कानों में गूंजती, संदीप मुझे मुक्ति दिलाओ। शाम को दफ्तर से निकलते हुए उसने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगर यह कोई भ्रम है तो उसे दूर करना होगा, और अगर सचमुच कोई आत्मा है तो उसे समझना होगा कि वह क्या चाहती है। गांव के बुजुर्गों में से एक थे पंडित रघुनाथ। सफेद दाढ़ी, माथे पर चंदन का तिलक और गांव की हर पुरानी बात के जानकार। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी जवानी में उस झील की कई घटनाएं देखी हैं। संदीप उसी शाम उनके घर पहुंचा। पंडित जी आंगन में बैठे तुलसी को पानी दे रहे थे। संदीप ने झिझकते हुए कहा, पंडित जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उस झील के बारे में। पंडित जी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्यों बेटा, तुमने वहां कुछ देखा क्या? संदीप ने झूठ बोलना चाहा, लेकिन आंखें झुक गईं। हां, कल रात मैंने वहां एक औरत देखी थी, सफेद कपड़ों में। वो मुझे नाम लेकर पुकार रही थी। पंडित जी ने गहरी सांस ली। मैं जानता था एक दिन यह होगा। संदीप ने घबराकर पूछा, आप जानते हैं कि वो कौन है? पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा, वो आत्मा है विद्या की। 30 साल पहले की बात है। विद्या इस गांव की रहने वाली थी। सुंदर, मासूम और बेहद भली लड़की। उसकी शादी पक्की हो चुकी थी, लेकिन गांव के ही एक जमींदार के बेटे ने लालच और वासना में अंधा होकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब विद्या ने इनकार किया तो उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया गया। संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। क्या किसी ने उससे बचाने की कोशिश नहीं की? पंडित जी ने सिर झुका लिया। उस वक्त सब लोग डर गए थे। जमींदार का परिवार बहुत ताकतवर था। किसी ने आवाज नहीं उठाई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कहते हैं जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, विद्या की आत्मा उससे मदद मांगती है। संदीप का दिल और भारी हो गया। अब सारी बातें जुड़ने लगीं। उसका नाम लेकर पुकारना, मुक्ति दिलाओ कहना, सब उसी कहानी से मेल खा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, विद्या मुझसे ही क्यों मदद मांग रही है? पूरे गांव से नहीं, सिर्फ मुझसे क्यों? पंडित जी ने संदीप की आंखों में देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, अगर उसने तुम्हें चुना है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा उससे कोई गहरा संबंध है। शायद पिछले जन्म का, या शायद इस जन्म में तुम्हें उसकी अधूरी कहानी पूरी करनी है। संदीप चुप रह गया। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ पल रहे थे। वह जान चुका था कि अब उसके लिए उस झील से दूरी बनाना नामुमकिन है। संदीप रात भर सो नहीं पाया। पंडित रघुनाथ की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। शायद तुम्हारा उससे कोई गहरा संबंध है। शायद तुम्हें ही उसकी अधूरी कहानी पूरी करनी है। सुबह होते ही उसने ठान लिया कि अब सच्चाई से भागना नहीं है। अगर विद्या की आत्मा सचमुच मुक्ति चाहती है तो उसे जानना होगा कि उसकी क्या अधूरी इच्छा है। उस रात संदीप फिर उसी रास्ते से लौटा। झील का पानी चांदनी में चमक रहा था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। संदीप ने कदम धीरे धीरे बढ़ाए। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। अचानक वही आवाज गूंजी, संदीप। उसके कानों में सीधा जैसे कोई फुसफुसाया हो। संदीप ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। झील के पानी में लहरें उठीं और फिर वही आकृति उभरी, सफेद कपड़ों में,
गीले बालों के साथ, चेहरा उदास लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। संदीप डर से पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। वो औरत धीरे धीरे किनारे पर आई, आवाज दर्द से भरी थी। मैं विद्या हूं, वही जिसे इस झील में मारकर फेंका गया था। संदीप ने कांपते हुए पूछा, मुझसे क्या चाहती हो? विद्या की आत्मा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें ही मेरा सच दुनिया के सामने लाना होगा। 30 साल पहले जो हुआ उसे सब भूल गए, लेकिन मेरी आत्मा आज भी उसी दर्द में बंधी हुई है। तुम्हें मुझे न्याय दिलाना होगा। संदीप के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन मैं क्यों? इतने लोग हैं गांव में, फिर सिर्फ मैं ही क्यों? विद्या की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। क्योंकि तुम ही मेरे अपने हो। पिछले जन्म में तुम मेरे भाई थे, और भाई ही अपनी बहन को न्याय दिलाता है। संदीप के शरीर में सिहरन दौड़ गई, दिल जैसे बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह रिश्ता सामने आएगा। विद्या ने हाथ उठाकर झील की ओर इशारा किया। मेरी हड्डियां अब भी इसी पानी के नीचे दबी हैं। जिन लोगों ने मुझे मारा, उनका नाम इस गांव की मिट्टी में दबा दिया गया। संदीप, अगर तुमने मेरा सच सामने नहीं लाया तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। संदीप की आंखें भर आईं। उसे याद आया जब बहन रीना ने मजाक में कहा था, कहीं आप भूत प्रेत से तो नहीं डर गए? और अब सचमुच उसकी आत्मा से सामना हो रहा था। संदीप ने कांपते हुए वादा किया, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। किसी भी हालत में तुम्हारी आत्मा को मुक्त कराऊंगा। विद्या की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। वो धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, याद रखना संदीप, समय कम है। अगर सच बाहर नहीं आया तो श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। संदीप वहीं खड़ा रह गया, सांसें तेज, माथे पर पसीना। अब वह जान चुका था कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे गांव की मुक्ति उससे जुड़ी है। विद्या की आत्मा से सामना होने के बाद संदीप की दुनिया बदल गई थी। अब उसे पता था कि उसके सामने सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसने वादा किया था, विद्या को न्याय दिलाना है और उस झील पर लगे श्राप को मिटाना है। लेकिन शुरुआत कहां से करे? 30 साल पुरानी हत्या की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं था। अगली सुबह संदीप गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल काका से मिलने गया। रामलाल काका 80 के ऊपर के थे, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अब भी गहरी समझ थी। गांव में जो भी पुराना किस्सा जानना चाहता, वो उनके पास ही आता। संदीप ने धीरे से पूछा, काका, क्या आपको विद्या नाम की लड़की याद है, जो बहुत साल पहले इस गांव में रहती थी? रामलाल काका का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर धीमे स्वर में बोले, बेटा, ये नाम मत लो। उस किस्से ने गांव की इज्जत पर दाग लगाया था। लोग भूलना चाहते हैं। संदीप ने आग्रह किया, काका, प्लीज मुझे सच बताइए, यह जरूरी है। रामलाल काका ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, विद्या बहुत खूबसूरत लड़की थी। गांव भर में उसकी सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई। गांव के ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा वीरेंद्र, घमंडी, जिद्दी और शराबी, वो विद्या पर बुरी नजर रखता था। विद्या ने जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने कसम खाई थी, अगर मुझे नहीं मिली तो किसी और को भी नहीं मिलेगी। एक रात विद्या खेतों से लौट रही थी। वहीं वीरेंद्र और उसके 2 दोस्तों ने उसे दबोच लिया। विद्या ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन उस रात उसने अपनी जान गंवा दी। गुनाह छिपाने के लिए उसका शव झील में फेंक दिया गया। उस वक्त ठाकुर प्रताप सिंह गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। पुलिस प्रशासन सब उसके इशारे पर चलता था। किसी ने मुंह नहीं खोला। विद्या की मौत को
गायब हो जाना बता दिया गया। संदीप सुनकर सन्न रह गया, दिल गुस्से से भर उठा। उसने पूछा, लेकिन काका, आप लोगों ने चुप क्यों साधी? किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? रामलाल काका की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा, हम गरीब लोग थे, अगर बोलते तो पूरा परिवार खत्म हो जाता। कई लोग जान बचाकर शहर भाग गए, जो रह गए उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। लेकिन तब से गांव पर जैसे कोई साया पड़ गया। बीमारियां, हादसे, अकाल और उस झील का डर। सब कहते हैं ये विद्या की आत्मा का श्राप है। संदीप अब समझ चुका था कि विद्या ने क्यों कहा था। अगर सच बाहर नहीं आया तो श्राप पूरे गांव को निगल जाएगा। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, इस रहस्य को सबके सामने लाना है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या वीरेंद्र और उसके साथी अब भी जिंदा हैं? रामलाल काका ने कहा, वीरेंद्र अब इस गांव का सबसे बड़ा आदमी है। उसका परिवार आज भी सत्ता और पैसे की ताकत से सबको दबा देता है। लोग आज भी उससे डरते हैं। संदीप को रास्ता मिल चुका था। अगर विद्या को न्याय दिलाना है तो उसे वीरेंद्र और उसके अपराध को बेनकाब करना होगा। लेकिन कैसे? 30 साल पुराना मामला, सबूत भी शायद न मिले। वो जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। उस रात संदीप झील के किनारे लौटा। पानी पर धुंध फैली हुई थी। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाया, विद्या, मैंने सब जान लिया है। तुम्हें न्याय दिलाना ही मेरा मकसद है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। झील की लहरों में हल्की सी चमक उठी, जैसे आत्मा ने उसकी कसम सुन ली हो। रामलाल काका से सच जानने के बाद संदीप का दिल और भी भारी हो गया था। अब उसके सामने सिर्फ डरावनी आत्मा नहीं थी, बल्कि इंसानी दरिंदगी और अन्याय का सच भी खड़ा था। उसे विद्या को न्याय दिलाना ही था। लेकिन 30 साल पुराना अपराध, वो भी ताकतवर परिवार से जुड़ा, यह काम आसान नहीं था। अगली सुबह संदीप सीधे थाना पहुंचा। वहां के थानेदार को उसने पुराने रिकॉर्ड दिखाने की बात की। थानेदार ने कागजात पलटते हुए कहा, विद्या नाम की लड़की का कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं है, न कोई FIR, न कोई शिकायत। संदीप हैरान रह गया, मतलब पूरा मामला दबा दिया गया? थानेदार ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, उस वक्त ठाकुर प्रताप सिंह की बहुत चलती थी। पुलिस तक उसकी जेब में थी। कई केस ऐसे ही दबा दिए गए। संदीप का संदेह अब पक्का हो चुका था। उसने ठाना, अगर पुलिस रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला तो उसे गवाहों और लोगों की यादों के सहारे सच ढूंढना होगा। वो पहले मंदिर के पुजारी हरिदास जी से मिलने गया। पुजारी जी उम्र में बड़े थे और गांव की कई पीढ़ियां देख चुके थे। संदीप ने सीधा सवाल किया, पंडित जी, आपको विद्या याद है? हरिदास जी चौंके। उनकी आंखों में हल्का डर तैर गया। बेटा, उस नाम को सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। उस रात मैं ही मंदिर से लौट रहा था। मैंने उसे खेतों की तरफ जाते देखा था और थोड़ी ही देर बाद चीखें सुनी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे डर था ठाकुर के लोगों से। पंडित जी की आवाज कांप रही थी। आज भी पछताता हूं, काश उस दिन मैं हिम्मत करता। संदीप को अब एक और चश्मदीद गवाह मिल गया था। उसने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। अब तक की गुत्थी साफ हो रही थी। विद्या का कत्ल, वीरेंद्र और उसके 2 साथी, और झील में लाश फेंकना। लेकिन अब सवाल था, क्या विद्या की लाश अब भी झील में हो सकती है? उस रात संदीप टॉर्च और रस्सी लेकर झील के किनारे पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा और धुंध छाई थी। पानी से अजीब सी गंध आ रही थी। संदीप ने झील में रस्सी डालकर कुछ तलाशना शुरू किया। कुछ देर तक कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसकी पकड़ में कपड़े का एक सड़ा गला टुकड़ा आया, जैसे किसी पुराने औरत के वस्त्र का हिस्सा हो। संदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा।
क्या ये विद्या के कपड़े हो सकते हैं? उसने कपड़े को एक थैले में रखा, लेकिन उसी वक्त झील से अचानक लहरें उठीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत गुस्से में हो। पानी से ठंडी हवा का झोंका उठा और संदीप का टॉर्च बुझ गया। अंधेरे में उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, सावधान रहना, सच जानने की कीमत बहुत भारी है। संदीप कांप गया, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटे। अगले दिन वो गांव के कुछ बुजुर्गों से मिला। सबका कहना था कि उस रात विद्या के साथ जो हुआ उसे गांव के बहुत से लोग जानते थे, लेकिन डर और दबाव ने सबको चुप करा दिया। अब संदीप को यकीन हो गया, गांव की चुप्पी ही विद्या की आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है। अब उसके पास दो रास्ते थे। एक, वीरेंद्र और उसके परिवार के सामने जाकर सच का सामना करना। दो, या फिर और सबूत जुटाकर पूरी दुनिया के सामने उस अपराध को उजागर करना। लेकिन जितना वो आगे बढ़ता जा रहा था, उतना ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, कुओं से औरत की चीखें आती और बच्चों पर साए मंडराने लगे। गांव वाले अब डर कर सीधे संदीप के पास आने लगे। बेटा, अगर तू सच निकाल पाए तो शायद हम सब इस श्राप से मुक्त हो जाएं। संदीप जानता था अब पीछे मुड़ना नहीं है, पर उसे एहसास था कि अब अगला कदम सबसे खतरनाक होगा। संदीप ने ठान लिया कि अब सच को सीधे सामने लाना होगा। इसके लिए उसे उस परिवार तक पहुंचना ही पड़ेगा जिसने विद्या की जिंदगी तबाह कर दी थी। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ों के बीच वीरेंद्र सिंह की हवेली खड़ी थी। सफेद पत्थरों से बनी वह हवेली अब जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी शान और दहशत आज भी गांव वालों के दिल में थी। लोग उस रास्ते पर पैर रखने से भी डरते थे। संदीप ने अकेले ही हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान बादलों से ढका था और कभी-कभी बिजली चमककर हवेली की टूटी खिड़कियों को और भी डरावना बना देती थी। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा और सीलन की गंध भरी थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें नजर आईं, जिनमें ठाकुर प्रताप सिंह और उसका बेटा वीरेंद्र खड़े थे। चेहरों पर अकड़ और घमंड साफ झलक रहा था। अचानक हवेली के भीतर से पायलों की खन खन की आवाज आई। संदीप का दिल जोर से धड़क उठा। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ टूटी कुर्सियां और धूल भरे कमरे थे। फिर आवाज दोबारा गूंजी, इस बार और पास से। क्यों आए हो यहां? संदीप रुक गया। यह आवाज किसी और की नहीं, विद्या की आत्मा की थी। लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरते हुए 3 लोग दिखाई दिए, हाथ में लालटेन लिए हुए। वीरेंद्र, उसके चाचा और एक नौकर। उनकी आंखों में शक और गुस्सा था। वीरेंद्र ने तीखी नजर डालते हुए कहा, लगता है तूने जरूरत से ज्यादा खोजबीन शुरू कर दी है मास्टर जी। गांव की बातें गांव में ही दफन रहनी चाहिए। संदीप ने हिम्मत जुटाई। वीरेंद्र, सच को दबाकर रखा जा सकता है, मिटाया नहीं। विद्या की आत्मा आज भी तुम्हारे पाप का बदला मांग रही है। वीरेंद्र का चेहरा पल भर को सख्त हुआ, फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। आत्मा? ये सब कहानियां बूढ़े लोग डराने के लिए सुनाते हैं। हम ठाकुर हैं, हमसे कोई आत्मा टकरा नहीं सकती। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं, झूमर अपने आप झूलने लगे, लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरे में सबको विद्या की चीख सुनाई दी, झूठे, पापी, तुम सबको न्याय मिलेगा। वीरेंद्र का नौकर डर के मारे भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरों की खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गईं। हवेली अब एक कैदखाना बन चुकी थी। संदीप ने पहली बार देखा। वीरेंद्र की आंखों में डर उतर आया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, ये सब ढोंग है, मैं डरने वाला नहीं। लेकिन उसी पल सीढ़ियों के ऊपर धुंध से बनी विद्या की परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू और खून की धार बह रही थी।
वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। संदीप की सांसें थम गईं। विद्या ने अपनी उंगली सीधे वीरेंद्र की ओर उठाई। तेरा समय आ गया है। हवेली के भीतर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ विद्या की आत्मा की फुसफुसाहट और वीरेंद्र की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों में पहली बार असली डर उतर आया था। विद्या धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके गीले कदमों की आहट हर तरफ गूंज रही थी, जैसे हवेली खुद उसके साथ चल रही हो। वीरेंद्र कांपते हुए बोला, तो तुम चाहती क्या हो? विद्या की आत्मा की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मुझे न्याय चाहिए। 30 साल पहले जब तुमने मुझे इस हवेली से खींचकर झील में डुबोया था, तब तुमने सोचा था मेरा सच यहीं दफन हो जाएगा, लेकिन पाप का हिसाब हर हाल में होता है। संदीप ने कांपते हुए पूछा, तो यही हवेली, यही तुम्हारा कब्रगाह है? विद्या ने उसकी ओर देखा। आंखों में करुणा थी। हाँ संदीप, यही मेरी चीखें दबा दी गईं। आज इस हवेली में वही आवाजें गूंजेंगी और इन पापियों को वही दर्द मिलेगा। अचानक जमीन फटने जैसी आवाज आई। कमरे की दीवारों से खून बहने लगा। वीरेंद्र का चाचा चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, सब वीरेंद्र ने किया था। विद्या की आत्मा चीखी, झूठ मत बोलो, तुम भी उस रात मौजूद थे। तुमने मुझे बचाने के बजाय और गहराई में धकेला था। चाचा की आंखें पलट गईं और वो वहीं तड़प कर मर गया। वीरेंद्र बुरी तरह कांपने लगा। उसने दीवार से टिककर कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं मानता, ये सब धोखा है। लेकिन तभी हवेली की खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। ठंडी हवा का तूफान अंदर आया और लालटेन अपने आप जल उठी। उस रोशनी में वीरेंद्र ने देखा विद्या का पूरा रूप। चेहरा नीला पड़ चुका, आंखें खून से भरी और गले पर रस्सी के निशान। वो हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। वीरेंद्र जोर से चीख पड़ा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें गिर पड़ीं और एक तस्वीर के पीछे छिपा हुआ पुराना कागज नीचे आ गिरा। संदीप ने झटपट उसे उठाया। उसमें लिखा था, प्रताप सिंह और वीरेंद्र ने विद्या को मारकर झील में फेंका ताकि उनकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। ये एक लिखित इकरारनामा था, जिसे शायद किसी नौकर ने छिपाया था, लेकिन कभी उजागर नहीं कर पाया। संदीप ने आवाज लगाई, विद्या, देखो, तुम्हारा सच बाहर आ चुका है। अब कोई तुम्हारी हत्या को झूठा नहीं कह पाएगा। विद्या की आत्मा ने कागज देखा। उसकी आंखों में शांति की हल्की झलक आई, लेकिन चेहरा अब भी दर्द से भरा था। उसने वीरेंद्र की ओर उंगली उठाई, और अब तेरा हिसाब। वीरेंद्र घुटनों पर गिर पड़ा। मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी। विद्या की आवाज गूंजी, माफी उन पापों को मिलती है जिनका पछतावा दिल से हो। तूने तो अपने पाप को ही अपनी ताकत बना लिया था। इतना कहकर आत्मा ने वीरेंद्र के गले पर हाथ रखा। उसकी चीखें पूरी हवेली में गूंज उठीं। पल भर में उसका शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। विद्या की आत्मा अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई। उसने संदीप की ओर देखकर कहा, भाई, तुमने अपना वादा निभाया, अब मैं मुक्त हो रही हूं। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में बदल गई और हवेली से बाहर निकलकर आकाश में विलीन हो गई। संदीप वहीं खड़ा रह गया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसे लगा जैसे उसके कंधों का बोझ उतर गया हो, लेकिन हवेली अब भी सन्नाटे में डूबी थी, मानो उसके अंधेरे में अब भी कई राज छिपे हों। विद्या की आत्मा हवेली से विलीन हो चुकी थी। संदीप ने गहरी सांस ली और सोचा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी समय हवेली की दीवारें फिर से कराहने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी कैद हो। संदीप बाहर निकला और सीधा झील की ओर चला गया। झील का पानी असामान्य रूप से काला और गाढ़ा दिख रहा था।
हवा में अजीब गंध थी, कुछ सड़ा गला, कुछ खून जैसा। उसने सोचा, विद्या मुक्त हो गई, फिर यह झील इतनी बेचैन क्यों है? तभी पानी में बुलबुले उठने लगे। झील की सतह से कई हाथ बाहर आने लगे, मानो उसमें अनगिनत आत्माएं फंसी हों। संदीप डर के मारे पीछे हट गया। एक करुण पुकार सुनाई दी, हमें भी मुक्त करो। उसने ध्यान से देखा, झील में सिर्फ विद्या ही नहीं बल्कि और भी लोगों की आत्माएं कैद थीं। वो सब इंसान थे जिन्हें जमीन के लालच में मारकर यहां डुबा दिया गया था। गांव के लोग झील की ओर दौड़े क्योंकि अचानक पूरा आसमान काला हो गया था। बिजलियां गरज रही थीं और झील का पानी बाहर छलक रहा था। गांव का पुजारी कांपते हुए बोला, यह तो विद्या का मामला नहीं था बेटा, ये झील तो बरसों से श्रापित है। प्रताप सिंह और उसके वंशजों ने यहां कितनों को मारा और दफनाया है। विद्या तो उनमें से सिर्फ एक थी। संदीप स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, तो असली गुनाह हवेली और झील से जुड़ा है। विद्या की मुक्ति से बस एक अध्याय खत्म हुआ है, पूरी किताब नहीं। झील का पानी धीरे धीरे गांव की गलियों तक फैलने लगा। गांव के बच्चे और बूढ़े चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कुछ घरों की नींव हिलने लगी। संदीप ने पुजारी से पूछा, अब क्या होगा? इन्हें कैसे रोका जाए? पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक इस झील की गहराई में दफन सभी आत्माओं को शांति न मिले। लेकिन इसके लिए किसी को उस झील में उतरना होगा। संदीप ने झील की ओर देखा। लहरें उफान मार रही थीं और उन लहरों के बीच कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। सबकी आंखों में दर्द और सवाल थे। उसे याद आया अपनी बहन विद्या का चेहरा, जब उसने कहा था, भाई तुमने वादा निभाया। अब उसे लगा कि उसका असली वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। संदीप ने ठान लिया, वो खुद इस झील की गहराई में जाएगा, चाहे उसे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन इन आत्माओं को मुक्त करना ही होगा। गांव वाले उसे रोकने लगे, मत जा संदीप, ये मौत का कुआं है, इसमें उतरने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन संदीप ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मैं नहीं गया तो ये झील पूरे गांव को निगल जाएगी। मेरा फर्ज है कि मैं इसे खत्म करूं। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। संदीप ने दीपक जलाया और झील में उतरने की तैयारी की। झील का पानी ठंडा नहीं बल्कि आग जैसा गर्म महसूस हो रहा था, जैसे अंदर नर्क सुलग रहा हो। संदीप ने दीपक अपने हाथ में उठाया और झील की लहरों में उतर गया। पानी गाढ़ा और चिपचिपा था, जैसे लहू में डूब रहा हो। हर कदम पर उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही है। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसकी आंखों के सामने अनगिनत चेहरों की परछाइयां उभरने लगीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे दर्द से विकृत थे। वे सब एक ही पुकार कर रहे थे, हमें मुक्त करो। संदीप ने कांपती आवाज में कहा, मैं आया हूं तुम सबको शांति देने। अचानक उसके सामने एक विशालकाय परछाई प्रकट हुई। वो थी प्रताप सिंह की आत्मा। उसका चेहरा विकराल था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। प्रताप सिंह गरज कर बोला, ये मेरी जमीन है, मेरा साम्राज्य। कोई मुझे और मेरे वंश को यहां से निकाल नहीं सकता। जो भी इस झील में उतरेगा वही हमेशा के लिए मेरा दास बन जाएगा। संदीप ने दीपक ऊंचा उठाया, तेरा राज अब खत्म होगा प्रताप सिंह। तेरे पापों की वजह से ये झील श्रापित हुई। आज तेरे हर गुनाह का हिसाब होगा। जैसे ही उसने दीपक पानी में डुबोया, झील की गहराई से भयंकर चीखें उठीं। पानी उबलने लगा। प्रताप सिंह की आत्मा तड़पने लगी। लेकिन तभी विद्या की आत्मा प्रकट हुई। उसने अपने भाई की तरफ देखा और मुस्कुराई। भाई, अब तू अकेला नहीं है। विद्या ने हाथ फैलाए और झील की बाकी आत्माएं उसके साथ खड़ी हो गईं। सैकड़ों आत्माएं मिलकर
प्रताप सिंह की परछाई पर टूट पड़ी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। प्रताप सिंह चिल्लाया, नहीं, ये मेरा साम्राज्य है, मैं कभी नहीं हार सकता। लेकिन आत्माओं की आग ने उसे राख कर दिया। उसका विकराल चेहरा धुएं में बदलकर गायब हो गया। झील अचानक शांत हो गई। पानी साफ होने लगा, जैसे सालों पुरानी गंदगी धुल गई हो। आत्माओं के चेहरे मुस्कुराते हुए आसमान की ओर उठे और एक एक करके प्रकाश में विलीन हो गए। विद्या ने आखिरी बार संदीप की ओर देखा। उसकी आंखों में शांति थी। भाई, अब हमारा श्राप खत्म हो गया। अब ये गांव आजाद है। संदीप रोते हुए बोला, विद्या, मुझे छोड़कर मत जा। विद्या ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं हमेशा तेरे दिल में रहूंगी। इसके बाद वो भी प्रकाश की लहरों में समा गई। सुबह का सूरज उगा। झील अब चमक रही थी, मानो कोई पवित्र सरोवर हो। गांव वाले वहां इकट्ठा हुए और संदीप को पानी से बाहर आते देखा। पुजारी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, तूने आज वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। तूने सैकड़ों आत्माओं को मुक्त किया और गांव को बचा लिया। लेकिन संदीप जानता था, वो अपनी विद्या को खो चुका है। उसका दिल टूट चुका था, पर साथ ही एक संतोष भी था कि उसकी बहन और गांव की आत्माएं अब शांति में हैं। वो आसमान की ओर देखकर बोला, विद्या, तेरी यादें मेरे साथ रहेंगी। तेरे भाई ने अपना वादा निभा दिया। गांव अब शांत था। झील का श्राप टूट चुका था, लेकिन उस झील के किनारे खड़ा संदीप जानता था कि अंधेरे से लड़ने के लिए हमेशा किसी न किसी को बलिदान देना पड़ता है।